हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मनमोहन मिश्रा। तो आज मैं आपको इस वीडियो में डीएसपी स्मॉल कैप फंड का रिव्यू करके बताने वाला हूं। तो वीडियो पूरा डिटेल में होगा। मैं आपको यहाँ पे एक्सेल शीट में फंडामेंटल एनालिसिस करके बताऊंगा और मैं आपको लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो कितने साल तक करना चाहिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं इस वीडियो लाता था, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, डीएसपी स्मॉल कैप फंड, इसका अगर आप लॉन्च ऑन डेट देखें तो 1 जनवरी 2013 है। मतलब देखा जाए इस फंड को 11.6 इयर्स हो चुके हैं आते आते, मतलब लॉन्च होते होते। तो इसका अगर कैटेगरी रिटर्न देखिए 11.6 इयर्स में, तो आप 23.22% तक का रिटर्न है 11.6 इयर्स में। और इस फंड का रिटर्न देखिए तो 23.88% तक का रिटर्न है। भले ही देखिए यहाँ पे जो इस फंड ने कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न दिया है, भले ही बड़े मार्जिन से बीट ना कराओ, लेकिन बहुत ही शॉर्ट मार्जिन है, लेकिन फिर भी कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है। तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा इस पर्टिकुलर फंड को। अब 5 साल के हिसाब से देखें तो कैटेगरी रिटर्न 5 साल में तो 32.27% का रिटर्न है, लेकिन इस फंड का 5 साल में रिटर्न जो है वो 29.12% का रिटर्न है। देखिए, जब आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं ना, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं तो 5 साल को मैं इतना ज्यादा कंसिडर नहीं करूंगा। और लॉन्ग टर्म मतलब ऑल टाइम रिटर्न अगर आप देखें तो इसने डेफिनेटली अपने कैटेगरी को बीटिंग रिटर्न दे रखा है। तो मैं यहाँ पे एक ओवरऑल एक पॉजिटिव फीडबैक दूंगा रिटर्न के मामले में। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया होता कंटिन्यूअसली 10 साल तक हर महीने, तो आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो 1,20,000 रुपीज, और 1,20,000 रुपीज आपका कन्वर्ट होकर बन गया होता 4.37 लाख रुपीज। जी हाँ, तो आपका जो पैसा है यहाँ पे 3 गुना से ज्यादा बढ़ गया होता। तो देख पा रहे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की आपको ताकत दिख रही होगी, और रिटर्न आप देख पा रहे होंगे, मतलब आपका पैसा 3 गुना से ज्यादा हो जा रहा है, मतलब लगभग 4 गुना ही पैसा हो जा रहा है, और वो भी सिर्फ 10 साल में। तो आप देख पा रहे हैं, अगर मान लीजिए अपने गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट किया होता तो अमाउंट डिपॉजिट होता 1,20,000 रुपीज 10 साल में, और 1,20,000 रुपीज कन्वर्ट होकर बन गया होता 1,91.96 लाख रुपीज। मतलब देख पा रहे हैं कि आप जो पैसा है वो आपका डबल भी नहीं हुआ है, डबल से भी कम है, और वो भी 10 साल हो चुके हैं। और एफडी में क्या होता है तो उसमें तो और भी कम आता है, 1,74 लाख रुपीज। तो पैसा यहाँ पे तो डबल तो छोड़िए, मतलब यहाँ पे तो हाफ भी नहीं बढ़ा है, मतलब बहुत ही कम पैसे आपको मिले एफडी में। गोल्ड में थोड़ा बहुत बेटर मिला है एफडी से, लेकिन इस पर्टिकुलर फंड ने आप देख पा रहे डिफरेंस, गोल्ड और इसके बीच में डिफरेंस आपको मैसिव भी दिख रहा होगा। तो इसलिए कह लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी होता है। अब रिटर्न वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी से इसने अबव एवरेज रिटर्न दिया है। देखिए, कैटेगरी बीटिंग रिटर्न है तो डेफिनेटली अबव एवरेज रिटर्न ही रहेगा। और रिस्क वर्सेस कैटेगरी की बात करें तो रिस्क जो है वो एवरेज लेके चल रहा है। रिस्क के बारे में हम नीचे डिस्कस करेंगे, रिस्क रिटर्न रेशियो लास्ट के 3 साल में कितना है, उससे आपको पता चलेगा कि ये रिस्क कितना चलता है विद रिस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बीटा, दो इसमें पैरामीटर्स है, बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन, इन दो पैरामीटर्स हम पता लगाएंगे। तो बीटा बेसिकली होता क्या है कि आपका जो वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी इस पर्टिकुलर फंड में कितना है वो उससे पता चलता है। तो वॉलेटिलिटी विद रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क हम कंपेयर करते हैं, और 1 से नीचे हो तो ज्यादा उसको अच्छा खासा माना जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए बीटा तो इस फंड का 0.81 है, और कैटेगरी में देखा जाए तो 0.8 है। तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब यहाँ पे आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू इट्स कैटेगरी। तो उसके हिसाब से रिटर्न भी थोड़ा सा ज्यादा दिया है, तो यहाँ पे मैं इसको बराबर ही कंसिडर करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली क्या होता है कि आपके जो इस पर्टिकुलर फंड का जो एवरेज रिटर्न है उससे कितना पॉजिटिव स्ट्रेच कर सकता है, उससे कितना नेगेटिव स्ट्रेच कर सकता है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन बताता है। एग्जांपल ले लीजिए, आपका इस फंड का अगर एवरेज रिटर्न 20% है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर इसका 15.1% है, से 15.1 है, तो आप उसमें 20 से प्लस कर दीजिए 15.1, तो आपके कितने होंगे, 35.1% तक का रिटर्न मिल सकता है। या फिर आपको 20 से 15.1% माइनस करना है, तो आपको करीब करीब 5% तक का रिटर्न मिल सकता है 1 साल में। तो ये जो है आपका एक तरीके से ये बताता है कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है अपने एवरेज से। तो यहाँ पे देखा जाए कैटेगरी में थोड़ा ज्यादा है 15.33, और यहाँ पे 15.11 थोड़ा कम है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। डेफिनेटली आप देख पा रहे हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन थोड़ा कम हो तो ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अब ये भी एक तरीके से वॉलेटिलिटी बताता है कि कितना एक्सटेंड कर सकता है ऊपर और कितना एक्सटेंड नीचे जा सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रिस्क और रिटर्न के बारे में देखा जाए तो लगभग बराबर ही है इसके, क्या नाम है, इतने कैटेगरी से, तो कोई ज्यादा मैं यहाँ पे नेगेटिव फीडबैक नहीं दूंगा। और थोड़ा सा बीटा ज्यादा है अपने कैटेगरी से, डेफिनेटली ज्यादा हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो रिटर्न भी है वो भी थोड़ा सा ज्यादा है, आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन पे। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी आप 100 रुपीज से कर सकते हैं, और वन लमसम करना चाहते हैं 100 रुपीज से कर सकते हैं। तो ये पॉजिटिव फीडबैक रहेगा, क्योंकि आजकल स्टूडेंट लोग भी है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो 100 रुपीज से करते हैं तो बहुत बढ़िया, क्योंकि
₹1000, ₹2000, ₹3000 या ₹5000 बहुत ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट के लिए, तो ₹100 से एकदम बढ़िया है। अब यहाँ पे लॉक इन पीरियड की बात करें तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, कभी भी आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, कभी आपने यहाँ पे एग्जिट मार लिया। अब यहाँ पे एयूएम साइज की बात करें तो एयूएम का फुल फॉर्म होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, तो कितना पैसा इस पर्टिकुलर फंड में इन्वेस्टेड है। तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, एयूएम साइज ज्यादा हो तो प्रॉब्लम होती है कि फंड मैनेजर को मैनेजमेंट में दिक्कत आती है, अगर कम हो तो उसमें प्रॉब्लम होता है कि मतलब आपका वेल एस्टेब्लिश फंड नहीं है, तभी लोगों का ज्यादा भरोसा नहीं है और यहाँ पे इसलिए एयूएम साइज कम है। तो यहाँ पे देखा जाए तो एयूएम साइज है 15,244 करोड़ रुपीस है और फंड जो है वो 10 साल से 15 साल के बीच में है पुराना। तो देखा जाए उसके हिसाब से तो एकदम परफेक्ट एयूएम साइज है, क्योंकि मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, और आपका जो फंड 10 साल से 15 साल के बीच में है तो आपका 10,000 करोड़ रुपीस से लेकर 30,000 करोड़ रुपीस के बीच में एयूएम साइज है, तो उसको परफेक्ट माना जाता है। तो यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपीस है तो डेफिनेटली एक परफेक्ट एयूएम साइज है, इससे पॉजिटिव फीडबैक रहेगा। अब यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो मैंने आपको हर एक वीडियो में बता रखा है, एक्सपेंस रेशियो बेसिकली 1% से नीचे होना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं एक्सपेंस रेशियो होता क्या है। तो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली होता है कि आप देखिए, आप तो दिमाग लगा नहीं रहे हैं, फंड मैनेजर आपका दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो खुद फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं स्टॉक्स का और प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो एज एन मैनेजमेंट फीस उनको देना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको देना पड़ता है, क्योंकि वो इतना दिमाग लगा रहे हैं। तो ये मैनेजमेंट फीस आप मान सकते हैं, जिसको 1% से नीचे होना जरूरी है। लेकिन मैंने एक क्राइटेरिया सेट करके, देखिए 1% लाखों करोड़ों का डिफरेंस बन जाता है लॉन्ग टर्म में, लेकिन अगर 0.81% है ये भी थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि मैंने जो क्राइटेरिया सेट करके 0.7% से नीचे हो तो वो ज्यादा अच्छा खासा फंड माना माना जाता है एक्सपेंस रेशियो के टर्म्स में। तो यहाँ पे देखा जाए मैं यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों दूंगा, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे ये है कि 1% से नीचे है, नेगेटिव यहाँ पे ये है कि जो मैंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है 0.7 का परसेंटेज जो चूज कर रखा है उससे थोड़ा ज्यादा है, 0.81 पड़ जा रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा दोनों इसको बोलूंगा। इतना आप इसको नहीं कह सकते एकदम बढ़िया एक्सपेंस रेशियो है, बढ़िया नहीं है, हाँ ठीक ठाक है, आप कंसिडर कर सकते हैं, कोई ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे आप मान सकते हैं इसको। टैक्स इन्फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो अगर मान लीजिए आपने 1 साल से पहले प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट मार लिया तो आपको 20% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। अगर 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो आपको 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। और बशर्ते ये याद रखें तो 1,25,000 तक का प्रॉफिट तक का आपको छूट है, अगर 1 साल से ज्यादा हो गया, उससे ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो 12.5% तक का टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट पे। लेकिन अगर आप इंडियन इनकम टैक्स लैब में आते हैं तो तभी आपको देना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर 1 साल से पहले आपने एग्जिट मार लिया तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड देना पड़ेगा, 1 साल के बाद आपने एग्जिट मारा तो कोई एग्जिट लोड देने की जरूरत नहीं है। मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे मिड कैप में इनका 5.80% तक एलोकेशन है, स्मॉल कैप में इनका 87.35% तक एलोकेशन है, लार्ज कैप में कोई एलोकेशन नहीं है, अदर्स में मतलब कैश या फिर डेब्ट के फॉर्म में 6.80% तक एलोकेशन है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल कैप, देखिए स्मॉल कैप फंड है तो डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा रहेगा, लेकिन थोड़ा और कम हो सकता था, क्योंकि सेबी के गाइडलाइन में कुछ 66 या 68% तक का आप रख सकते हैं मिनिमम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखा जाए तो 87.35%, मिड कैप भी ज्यादा रिस्की रहता है, तो यहाँ पे 6%, मतलब देख पा रहे हैं कि 92 या 93% तक का इनका रिस्की लेके चले हैं, और बाकी के जो 6 से 7% या 8% है उसमें इन्होंने कम रिस्क लेके चले हैं। तो देखा जाए बहुत ज्यादा रिस्की फंड है, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिस्क फंड है, लेकिन विद रेस्पेक्ट टू इट्स कैटेगरी थोड़ा सा यहाँ पे आप मतलब मान सकते हैं थोड़ा सा वॉलिटिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए रिटर्न थोड़ा ज्यादा है। तो देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो डेफिनेटली रिस्क रहेगा ही रहेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, स्मॉल कैप में आते ही आप रिस्क लेके ज्यादा रिटर्न ले सके, तो रिस्की फंड है। अब यहाँ पे सेक्टरल एलोकेशन की बात करें तो कंज्यूमर साइक्लिकल में इनका 31.65% तक एलोकेशन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इनका 22.45% तक एलोकेशन है, बेसिक मेटल्स में 18.62% तक एलोकेशन है, हेल्थ केयर में इनका 9.42% तक एलोकेशन है, उसके बाद कंज्यूमर डिफेंसिव में इनका 7.58% तक एलोकेशन है, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज में इनका 5.83% तक एलोकेशन है, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर में 3.02% तक एलोकेशन है, उसके बाद कम्युनिकेशन सर्विसेज में 0.99% तक एलोकेशन है। तो देखा जाए यहाँ पे जो ऊपर के जो 4 सेक्टर्स है ना, कंज्यूमर साइक्लिकल, इंडस्ट्रियल्स, बेसिक मटेरियल्स और हेल्थ केयर, आप हेल्थ केयर को भी कंसिडर नहीं कर सकते, ऊपर के जो 3 सेक्टर है, ये जो 3 सेक्टर कंज्यूमर साइक्लिकल, इंडस्ट्रियल्स, बेसिक मटेरियल्स, अगर ये 3 सेक्टर अगर अच्छे खासे परफॉर्मेंस देते हैं आपको ये पर्टिकुलर फंड भी अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक दूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा और डाइवर्सिफाई हो सकता था, थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। ये देखिए आप देख पा रहे कंज्यूमर साइक्लिकल, इंडस्ट्रियल्स और बेसिक मटेरियल्स, ये तीनों पे ही टोटली डिपेंडेंट रहते हैं। मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया अगर मिनिमम 5 रहे ना,
ठीक-ठाक सा मतलब 15% या 16% 5 ऐसे सेक्टर में रहे, तो थोड़ा अच्छा खासा रहता है कि हाँ, डाइवर्सिफ़ाई हो रखा है। लेकिन यहाँ पे 3 सेक्टर में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, जो थोड़ा और डाइवर्सिफ़ाई हो सकता है, लेकिन कम दिया है। तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे थोड़ा-सा नेगेटिव फीडबैक दूँगा। और ये ओवरऑल देखा जाए तो ठीक-ठाक सा है। फंड मैनेजर की बात करें तो एक है विनीत समब्रे, इनका एक्सपीरियंस है 14.12 इयर्स, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। और दूसरे रेशम जैन, इनका एक्सपीरियंस है 6.38 इयर्स का। तो फंड मैनेजर के मामले में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस फंड मैनेजर्स है तो कोई प्रॉब्लम आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, इन दोनों के बारे में आप रिसर्च करिए, जो इन्होंने 4 साल का जो 14 साल का जो इनका एक्सपीरियंस है, इन्होंने कैसा रिटर्न दिलवाया है। तो डेफिनेटली इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिलवाया, इस फंड में भी काम कर करा है। तो मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव फीडबैक दूँगा फंड मैनेजर के मामले में, लेकिन आप खुद रिसर्च करिएगा थोड़ा फंड मैनेजर्स के मामले में, उनका बैकग्राउंड के बारे में जानिए, कैसे रिटर्न रिटर्न दिलवाया। क्योंकि देखिए, हर एक फंड मैनेजर का अलग-अलग स्ट्रैटेजी होती है। वो अलग-अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करके वो रिटर्न आपको दिलवाते हैं। तो ये थोड़ा बहुत आपको फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। अब रेटिंग की बात करें तो इसका 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग रहेगा। डेफिनेटली इसका 4 आउट ऑफ 5 रेटिंग रहेगा। 1 मार्क्स इसीलिए कटेगा क्योंकि यहाँ पे जो कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा है, और यहाँ पे मार्केट कैपिटल में, स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा कैपिटल इनका ले रखा है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है जो मैंने आपको बता रखा है ओवरऑल, जो फंडामेंटल एनालिसिस करके ओवरऑल चीजें सब बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको टाइम फ्रेम 7 से 10 साल होना चाहिए। लेकिन आप कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड के बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड हो गया, फिर कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका कोटक का स्मॉल कैप फंड हो गया, आपका बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, और भी ऐसे कई सारे क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गए। तो ऐसे कई सारे स्मॉल कैप फंड है जो आपको इससे अच्छा खासा रिटर्न भी दिलवा रहे हैं, तो रिस्क भी कम ले रहे हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड तो ले नहीं रहा, रिस्क बहुत ज्यादा लेता है, लेकिन ऐसे कई सारे फंड, एक्सिस स्मॉल कैप फंड जो इससे थोड़ा बेहतर रिटर्न दे रहा है और रिस्क भी थोड़ा कम ले रहा है। तो ऐसे कई सारे आप खुद रिसर्च करिए, ये नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया। और मैं आपको हर एक वीडियो में सजेशन देता हूँ कि अगर आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सारा पैसा एक पर्टिकुलर फंड में मत लगाइए, सारा स्मॉल कैप फंड में मत लगाइए। आप अगर ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो 40% आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में होना चाहिए। मॉडरेट रिस्क टेकर है तो 20 से 30% आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप फंड में होना चाहिए। और अगर आप बिल्कुल भी रिस्क टेकर नहीं है, बहुत कम रिस्क लेते हैं, तो 5 से 10% तक का आपका पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड होना चाहिए। लेकिन होना जरूरी है क्योंकि इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। आपको ये रिटर्न एक्सेलरेट करने में बहुत मदद करेगा लॉन्ग टर्म में। तो ये जो ओवरऑल था आपका टाइम फ्रेम 7 से 10 साल, और सारा पैसा इस पर्टिकुलर फंड में मत लगाइए। आप कोई दूसरे स्मॉल कैप फंड के बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छा फंड है, मैं ये डेफिनेटली एग्री करूंगा कि अच्छा फंड है, आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है, पोटेंशियल रखता है। अगर आपको मार्केट में कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, जैसे पैंडेमिक टाइप या फिर वॉर लाइक सिचुएशन या फिर कुछ ऐसा इंसेप्शन टाइप का नहीं आए, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ये देगा, कैपेबिलिटी इसमें है। तो ओवरऑल आप रिसर्च करिएगा। मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, मैं इस वीडियो लाता रहता हूँ।